नमस्कार दोस्तों, 1928 में बनकर तैयार हुआ ये हैदराबाद हाउस अभी भी दिल्ली की सबसे खूबसूरत सरकारी इमारत है। और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति हो, रशियन प्रेसिडेंट हो या यूरोपीय कोई बड़ा लीडर, जो भी आता है प्रधानमंत्री के साथ, जो उनकी समिट होती है इसी हैदराबाद हाउस में होती है। हैदराबाद के नवाब का ये दिल्ली आवास था और उसने उस वक्त 1928 में करीब 50 लाख रुपए इसके बनवाने में खर्च किए थे और पूरी दुनिया से इसको सजाने का सामान मंगाया था। एक से एक उम्दा चीज इसमें लगवाई थी। बाद में ये हाउस आज़ादी के बाद आंध्र प्रदेश को चला गया और बाद में आंध्र प्रदेश से भारत सरकार को आ गया। अब जो भी बड़े लीडर समिट होती है वो इसी हैदराबाद हाउस में होती है। बहुत खूबसूरत है ये, क्योंकि इसे खूबसूरत बनाने के लिए करीब 98 साल पहले हैदराबाद के निजाम ने पानी की तरह दौलत बहाई थी। दरअसल दोस्तों, आजादी से पहले भारत में करीब 560 देसी रियासतें थी। इन्हें देसी राज भी कहा जाता था। ये रियासतें ब्रिटिश सरकार का हिस्सा नहीं थी। इन सभी रियासतों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र था, लेकिन इतनी सारी रियासतें होने के कारण इनमें कोई ना कोई दिक्कत होती रहती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने साल 1920 में देसी रियासतों की समस्या सुनने और उनमें बेहतर तालमेल के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। राजधानी दिल्ली में अक्सर इस चैम्बर की बैठकें होने लगी। ब्रिटिश हुकूमत जब भी इन्हें बुलाती, रियासत के प्रमुखों को भागकर दिल्ली आना पड़ता था। जब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना, उस वक्त मीर ओस्मान अली खान हैदराबाद रियासत के निजाम हुआ करते थे। जब वह दिल्ली आते तो महीनों उनको यहां पर कैंप करना होता था, जिस पर भारी भरकम रकम खर्च होती थी। निजाम ने दिल्ली में अपने स्थायी ठिकाने बनाने का फैसला इसी वजह से लिया था और इसके लिए उन्होंने एक अच्छी जमीन की तलाश भी शुरू की। और उनकी यह तलाश वायसराय हाउस यानी जो अब राष्ट्रपति भवन है उसके पास 8.2 एकड़ जमीन पर आकर खत्म हुई। निजाम ने यह जमीन खरीद ली, लेकिन उस वक्त उनको यह जमीन थोड़ी कम लगी, इसलिए उन्होंने इस जमीन से सटी एक बिल्डिंग थी जिसकी पैमाइश 3.73 एकड़ थी, उसे भी खरीद लिया। निजाम ने उस जमाने में इस बिल्डिंग को 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा था। जमीन खरीदने के बाद उस पर बिल्डिंग बनाने की तैयारी शुरू हुई। निजाम मीर ओस्मान अली ने यह जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को सौंपी। एडविन लुटियंस को राष्ट्रपति भवन से लेकर दिल्ली की तमाम आइकॉनिक इमारतें बनाने के लिए जाना जाता है और यही वजह थी कि निजाम ने यह जिम्मेदारी उनको सौंपी। और इसी वजह से नई दिल्ली के इस खास इलाकों को लुटियन जोन भी कहा जाता था, क्योंकि ज्यादातर इमारतें उन्होंने ही बनाई थी। लुटियंस ने हैदराबाद हाउस के लिए बटरफ्लाई शेप का डिजाइन तैयार किया। दोस्तों, आजादी से पहले हैदराबाद का निजाम देश का सबसे अमीर रजवाड़ा था और उसने हैदराबाद हाउस के लिए शुरुआत में 26 लाख रुपए दिए, लेकिन बाद में एक फरमान जारी करके ये राशि बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई। और उन्होंने उन दिनों बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहा जाता है, वहीं से टीक की लकड़ी मंगाई और अमेरिका के न्यूयॉर्क से इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग और दूसरे सामान मंगवाए गए। दोस्तों, उन दिनों इंटीरियर डिजाइनिंग में लंदन की दो मशहूर कंपनी थी, हैम्पटन एंड सन्स लिमिटेड और वायरिंग एंड गिलो लिमिटेड। इन दोनों को ही हैदराबाद के निजाम ने इंटीरियर डिजाइन का काम सौंपा। इतना ही नहीं, निजाम ने अंदर की साज सज्जा में कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए दुनिया के मशहूर पेंटरों से इनकी 17 बड़ी भव्य और महंगी पेंटिंग खरीदी। उस समय एक पेंटिंग के लिए 10 से 20 हजार रुपए की भारी रकम अदा की गई। लाहौर के मशहूर पेंटर अब्दुल रहमान चुगताई की भी 3 हैंडमेड पेंटिंग मंगवाई गई थी, जिसके लिए उन्होंने बड़ी कीमत अदा की। हैदराबाद हाउस के लिए इराक, तुर्की और अफगानिस्तान से कालीन मंगवाए गए। शाही रुतबे के मुताबिक निजाम के लिए ऐसी डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की गई जिसमें एक साथ बैठकर 500 मेहमान भोजन कर सके और उनके लिए चांदी की प्लेटें, क्रॉकरी और खास कटलरी की स्पेशल चीजें मंगवाई गई। दोस्तों, हैदराबाद हाउस 1928 में बनकर तैयार हुआ। यूरोपियन और मुगल शैली में बनी इस इमारत में कुल 36 कमरे बनाए गए थे और इस बिल्डिंग के बनने के करीब 10 साल बाद निजाम पहली बार हैदराबाद हाउस आए तो उन्हें यह इमारत पसंद नहीं आई। उन्होंने इसकी तुलना घोड़े के अस्तबल से की। दरअसल निजाम को यह पश्चिम की किसी सस्ती इमारत की तरह लगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए 50 लाख रुपए की भारी रकम खर्च की थी, लेकिन फिर भी निजाम और उनके बेटों को यह इमारत
पसंद नहीं आई थी। और जैसा कि आपको पता है कि आजादी के बाद देशी रियासतों का भारत में विलय हो गया। इसके बाद 1954 में विदेश मंत्रालय ने हैदराबाद हाउस को लीज पर लिया। विदेश मंत्रालय 70 के दशक तक आंध्र प्रदेश सरकार को इसके लीज के एवज में पैसा देता रहा। अब हैदराबाद हाउस केंद्र की प्रॉपर्टी है और विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अब हैदराबाद हाउस विदेश मंत्रालय के स्वामित्व में है और इसका इस्तेमाल विदेश मंत्रालय किसी राष्ट्राध्यक्ष और किसी बड़ी शख्सियत के मीटिंग पॉइंट के रूप में करता है। दोस्तों, कई बार आपके दिमाग में आता रहता होगा कि भारत बड़ी मीटिंग्स के लिए हैदराबाद हाउस को ही क्यों चुनता है, जबकि भव्य होटल्स हैं, इमारतें हैं उसके बाद भी। दरअसल एक तो यह कि वास्तव में हैदराबाद हाउस बहुत ही भव्य, सुंदर और खूबसूरत है। इसके साथ ही हैदराबाद हाउस की डिजाइनिंग इतनी सुरक्षित है कि अंदर प्रवेश करने के बाद हर मोमेंट पर पूरा कंट्रोल सरकार के पास रहता है। इसमें 8 दिशाओं में निगरानी, एक ही प्राथमिक एंट्री और अंदर का बुलेट प्रूफ प्रोटोकॉल है जो इसको सुरक्षित बनाता है। अंदर के हॉल इतने विशाल हैं कि एक साथ 200 लोग बैठ सकते हैं। बड़ी बड़ी गोल प्रेस मीटिंग रूम है, कूटनीतिक भोज के लिए ग्रैंड डाइनिंग हॉल है और ऐसे कमरे हैं जो किसी भी साउंड को बाहर नहीं जाने देते। मतलब बातचीत सिर्फ नेताओं के बीच होती है, दुनिया को कुछ पता नहीं चलता। साथ ही भारत उन मेहमानों को यह बताना चाहता है कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक सांकेतिक साइन भी ये है। तो दोस्तों, हैदराबाद हाउस एक सिर्फ खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि ये भारत की राजनीतिक ताकत का सिंहासन है। हालांकि दोस्तों, आम आदमियों के लिए हैदराबाद हाउस बंद रहता है और बाहर से भी काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें आर्टिफिशियल यहाँ पर कर दी गई है ताकि कोई बाहर से अंदर ना झांक पाए, अंदर की डिटेल सामने ना आ पाए। क्योंकि तमाम जो बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की बायलैटरल डील्स होती हैं, मीटिंग्स होती है पीएम्स के साथ, या बायलैटरल जो डेलीगेशन आते हैं वो यहीं आते हैं और वो गेस्ट बहुत ज़्यादा वीवीआईपीज होते हैं, इसलिए इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। मेरी कोशिश थी आपको तमाम इसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक के पहलुओं को रूबरू कराना। अगर आपको ये डिटेल्स, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसी तरह की एक्सक्लूसिव और अच्छी खबरों के लिए बने रहना A to Z के साथ। नमस्कार।